किसी भी कंपनी का एक रिपोर्ट कार्ड होता है, पता है? जी हाँ, और इसे कहते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट। इसी से कंपनी की पूरी सेहत का अंदाजा लगता है। तो आज हम मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी MRPL के इसी ताज़ा रिपोर्ट कार्ड की पड़ताल करने वाले हैं और देखेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या छिपा है। तो असल सवाल यही है कि इन नंबर्स और चार्ट से भरे हुए पन्नों में आखिर क्या राज छिपे होते हैं। देखिए, हर रिपोर्ट के पीछे ना एक कहानी होती है। चलिए आज मिलकर उसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये रिपोर्ट आखिर होती क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो जो भी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है उसके लिए ये जारी करना जरूरी है। ये एक तरह से कंपनी का खुला ऐलान है कि भाई हमने पिछले कुछ समय में कैसा काम किया है। और आज हमारे रडार पर है MRPL यानी मैंगलोर रिफाइनरी। ये ONGC की एक सब्सिडियरी कंपनी है और भारत के एनर्जी सेक्टर का एक बहुत बड़ा नाम है। किसी भी निवेशक के मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है? यही ना कि कंपनी ने पैसा कमाया भी या नहीं। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इनकम स्टेटमेंट में। ये मुनाफे की पूरी कहानी बताता है। अब जरा स्लाइड पर एक नज़र डालिए। यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है। रेवेन्यू मतलब जो कंपनी की कुल कमाई है वो तो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मुनाफे की कहानी, अरे वो तो बिल्कुल ही अलग है। मुनाफा देखिए, 56 करोड़ से उछलकर सीधा 1924 करोड़ पर पहुंच गया। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये 3300% से ज्यादा का जबरदस्त उछाल है। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या कि मुनाफा एकदम से आसमान छूने लगा। इस चार्ट को देखकर तो सारी कहानी साफ हो जाती है। 2025 की वो छोटी सी नीली पट्टी और 2026 की ये विशाल सुनहरी पट्टी, जरा फर्क देखिए। ये मुनाफे में हुए धमाके को साफ साफ दिखाता है। अब ये आंकड़ा, जिसे EPS कहते हैं, हर निवेशक के लिए बहुत जरूरी होता है। ये सीधा सीधा बताता है कि कंपनी ने अपने हर एक शेयर पर कितनी कमाई की। और MRPL का EPS 0.32 से बढ़कर 10.98 हो गया। मतलब शेयर होल्डर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए अब बारी है कंपनी के ओवरऑल हेल्थ चेकअप की, और इसके लिए हम देखते हैं बैलेंस शीट। इसे ऐसे समझिए कि ये कंपनी की वित्तीय सेहत का एक स्नैपशॉट है जो एक खास तारीख को लिया गया है। MRPL के नंबर्स पर जाने से पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। एसेट्स यानी संपत्ति वो सब कुछ है जो कंपनी का अपना है, जैसे कैश, फैक्ट्री, मशीनें। और लायबिलिटीज यानी देनदारियां वो हैं जो कंपनी पर उधार हैं, जैसे कि कोई लोन। तो यहाँ देखिए, MRPL की संपत्ति भी बड़ी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी देनदारियां यानी उधार भी बड़ा है। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये अच्छी बात है या थोड़ी चिंता की? चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ये रेशो, जिसे हम डेट टू इक्विटी कहते हैं, हमें बताता है कि कंपनी अपने खुद के पैसे की तुलना में कितना उधार का पैसा इस्तेमाल कर रही है। MRPL का रेशो थोड़ा सा बढ़ा है, जिसका मतलब है कि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले थोड़ा और कर्ज लिया है। अब बात करते हैं कैश की। असली खेल तो कैश का ही होता है। अगर बैलेंस शीट एक तस्वीर थी तो कैश फ्लो स्टेटमेंट समझिए उस पूरे साल की मूवी है। ये दिखाती है कि पैसा असल में आया कहाँ से और गया कहाँ। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब रोज के कामकाज से आने वाला पैसा। दूसरा, इन्वेस्टिंग यानी निवेश में लगाया या उससे मिला पैसा। और तीसरा, फाइनेंसिंग मतलब निवेशकों या उधार से आया हुआ पैसा। तो कुल मिलाकर देखें तो MRPL ने अपने मेन बिजनेस से बढ़िया कैश कमाया, उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के लिए निवेश किया और कुछ पुराना कर्ज भी चुकाया। ये एक काफी अच्छी और हेल्दी तस्वीर मानी जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ट्विस्ट तो अक्सर फाइन प्रिंट में यानी छोटे अक्षरों में लिखी बातों में छिपा होता है। अब हम देखेंगे रिपोर्ट के नोट्स और ऑडिटर की राय, जहां असली राज खुल सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। रिपोर्ट के नोट्स में साफ साफ लिखा है कि कंपनी के बोर्ड में सेबी के नियमों के मुताबिक जितने स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए उतने नहीं हैं। ये कंपनी के गवर्नेंस यानी कामकाज के तरीके पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब सवाल उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। देखिए, स्वतंत्र निर्देशक एक तरह से कंपनी के लिए अंपायर का काम करते हैं। उनका काम ये देखना होता है कि सारे फैसले नियमों के हिसाब से हों और सभी शेयरधारकों, खासकर छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हो। तो उनकी कमी होना यकीनन एक चिंता की बात है।
लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लीजिए। गवर्नेंस की इस चिंता के बावजूद ऑडिटर्स ने कंपनी को एक तरह से क्लीन चिट दी है। इसे कहते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इसका सीधा मतलब है कि उनके हिसाब से रिपोर्ट में दिए गए फाइनेंशियल नंबर्स में कोई गड़बड़ नहीं है, वो भरोसे के लायक है। तो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचे हैं? चलिए एमआरबीएल के इस रिपोर्ट कार्ड का पूरा सार एक साथ देखते हैं। तो कहानी में दो पहलू हैं। एक तरफ है रॉकेट की तरफ बढ़ता हुआ मुनाफा, बिजनेस से आता हुआ तगड़ा कैश और ऑडिटर्स से मिली क्लीन चिट। लेकिन दूसरी तरफ है गवर्नेंस से जुड़ा एक बड़ा सवालिया निशान और थोड़ा बढ़ता हुआ कर्ज। तो ये एक मिली-जुली तस्वीर पेश करता है। तो हम इस विश्लेषण को इसी बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। एमआरपीएल अब एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ तो मुनाफे की जबरदस्त उड़ान है, तो दूसरी तरफ गवर्नेंस पर एक बड़ा सवालिया निशान। कंपनी का अगला चैप्टर कैसा होगा, ये तो बस आने वाला वक्त ही बताएगा।